आज मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ वो ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के सेंटर में है, जिसको हम कहते हैं क्लाइमेट फाइनेंस। इन एडिशन टू दिस हम पार्लियामेंट में पास प्रेजेंट किए गए क्लाइमेट डॉक्यूमेंट्स और बिल्स जो पास हुए हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। डेवलपिंग नेशंस को क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट फेस करना पड़ता है, पर उनके पास इस चीज़ को हैंडल करने के लिए रिसोर्स की कमी है। डेवलप्ड नेशंस जैसे यूएसए और यूरोप की कुछ कंट्रियों ने फाइनेंस प्रोवाइड करने का प्रोमिसेस तो किए हैं, बट ये प्रोमिसेस और ग्राउंड रियलिटी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। क्लाइमेट फाइनेंस की शुरुआत 1992 में रियो अर्थ समिट में हुई थी, जहां पे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ (CBDR) का प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया गया था। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी CBDR के प्रिंसिपल ये कहता है कि डेवलप्ड नेशन जिन्होंने पहले बहुत ज़्यादा एमिशंस किए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्लाइमेट फाइनेंस में डेवलपिंग नेशंस की हेल्प करें। इस सीरीज़ में, ये क्लाइमेट फाइनेंस की सीरीज़ में अभी तक काफ़ी सारे माइलस्टोन्स को अचीव किया गया है। उनमें से कुछ जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ 1997, जिसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात की गई है। उसके बाद कोपेनहेगन अकॉर्ड ऑफ 2009, जिसमें डेवलप्ड नेशन ने 100 बिलियन एनुअली 2020 तक देने की बात की थी। और उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2015, जिसमें क्या बोलते हैं कि डेवलप्ड नेशंस और ने ये माना था कि क्लाइमेट जो टेम्परेचर गोल्स है क्लाइमेट चेंज के, उसके लिए क्लाइमेट फाइनेंस इम्पोर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ 1997 में इंडिया ने बाइंडिंग एमिशन एग्रीमेंट्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ये आर्ग्यूमेंट देके कि इसमें डेवलप्ड नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। ऑन द सिमिलर लाइंस 2008 में इंडिया ने अपना फॉर्मल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया विद द नेम ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके हिसाब से इंडिया फोकस करने वाला था उस समय सोलर एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और वाटर कंजर्वेशन के ऊपर। 2010 के आते आते इंडिया ने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जो थी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उनको सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया। 2010 में इंडिया ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश किया ताकि जो भी इश्यूज़ आ रहे थे वो उनका रेजोल्यूशन आसानी से हो जाए एनवायरनमेंट से रिलेटेड। उसके बाद जो इंडिया के नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट्स थे पेरिस एग्रीमेंट 2015 तक के, वो सबमिट किए, जिसके हिसाब से इंडिया ने 2030 तक एमिशन इंटेंसिटी को 30 to 35% डिक्रीज़ करना और रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन को 40% तक इंक्रीज़ करने की बात करी। 2020 आते आते हमारी क्लाइमेट चेंज के ऊपर पॉलिसी काफ़ी इवॉल्व हुई है। इवन इन द पार्लियामेंट एक प्राइवेट मेंबर बिल आया, क्लाइमेट चेंज नेट ज़ीरो कार्बन बिल 2021, जिसमें कार्बन बजट और क्लाइमेट चेंज कमीशन को एस्टेब्लिश करने की बात की गई। साथ ही में ग्लासगो में जो अभी COP26 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुआ था 2021 में, वहाँ पे इंडिया ने अपने 5 प्रिंसिपल्स जो कि पंचामृत के नाम से इंट्रोड्यूस किए, जिसमें कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो एमिशन और 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को टारगेट्स को इंक्लूड किया है। साथ ही में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो था 2022 का, उसमें हमने रिन्यूएबल एनर्जी को मैंडेटरी कर दिया है, उसके यूज़ को काफ़ी चीज़ों में। साथ ही में हमने कार्बन क्रेडिट जो था उसको भी इंट्रोड्यूस किया है। सो एट द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट कि इंडिया अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच जो होड़ कर रहा है अभी, मतलब जो उसकी होड़ चल रही है, उसमें पार्लियामेंट का एक बहुत क्रिटिकल रोल रहेगा। वहाँ जो डिबेट्स डिस्कशन होंगे, जो बिल पास होंगे, उनको देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड। Thanks for watching.